पापा कपड़े के व्यापारी थे, मालदा स्ट्रीट में हमारी दुकान थी। और इनिशियली मेरा खुद का भी थॉट प्रोसेस यही था कि पापा का बिजनेस ही संभालना है जी। पर फिर पापा ने हमेशा एक ही बात कही कि अगर तुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ अच्छा बड़ा अचीव करना है, तो तेरे को कुछ ना कुछ प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़ेगी जी। और वो बात वहीं से दिमाग में बैठी। और उसके बाद जब सीए इंसेप्शन किया, सीए इंसेप्ट किया, सीए कोर्स स्टार्ट किया और फिर इसके बाद कोई लुकिंग बैक नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्वेलरी का जो बिजनेस है, जब तक सौजित्य सर का नाम उससे जुड़ा हुआ नहीं होगा तब तक वो बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि सर का खुद का अपना एक पर्सनल ब्रांड है। तो मुझे लगता है सर ज्वेलरी बिजनेस में इतने इन्वॉल्व हो गए थे और मेरा प्योर फोकस एजुकेशन पे ही था और मुझे इसी में अच्छा करना था। हम लोगों ने 16 साल बहुत अच्छा काम किया उदयपुर में, सर और मैंने साथ में बहुत अच्छा काम किया और उदयपुर को उस समय भी काफ़ी हद तक हमने कॉमर्स नगरी के रूप में डेवलप किया। मुझे लगता है कि मैं आज भी उनको अपना फर्स्ट गुरु उन्हीं को मानता हूँ और वही मेरे को इस एजुकेशन फील्ड में लाए थे। चलिए आज एक बार महेंद्र जी सोजित्य साहब को लव यू सोजित्य सर। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका कि आप, मतलब मैं आज भी जो फर्स्ट मेंटर मानता हूँ मेरे पापा और सौजित्य सर दोनों को मानता हूँ। बडाला क्लासेस अब तक स्टेट हाईवे पे चल रहा था, कोविड के ऐप के आने के बाद बिल्कुल नेशनल हाईवे पर 140 की रफ्तार पर चल रहा है। ऐसा तो अब स्पेसिफिक कोई एक पर्टिकुलर माइलस्टोन तो नहीं होता, ये तो ग्रेजुअल मोड आता है ना हर व्यक्ति हाँ, कह सकते हैं। और वही हमारा ये ऐप की वजह से आज मैं आपको बताना वेरी प्राउड टू से कि आज हमारे पास फॉरेन कंट्रीज के भी काफी बच्चे, विदेश के बच्चे भी हमारे पास ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। गाना के बच्चे, नाइजीरिया के बच्चे, नेपाल के बच्चे, दुबई के बच्चे। अब ऑफ कोर्स वो वहाँ हमारी न्यूज़ कैसे गई, ऑब्वियसली माउथ पब्लिसिटी से ही गई होगी। यहाँ कोई बच्चा पढ़ा होगा, उसका कोई रिलेटिव वहाँ होगा, तो वो चीज़ हम बहुत प्राउड के साथ कहते हैं। जब आप अपना काम ईमानदारी से करोगे, और एजुकेशन फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाना, बच्चों को अच्छा नॉलेज देना और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देना। मतलब एक होता है कि बच्चों को आप क्रैम करवा के उनको मार्क्स दिलवा दो, और एक होता है कि बच्चों को आप एकेडमिकली इतना स्ट्रॉन्ग कर दो, उनका नॉलेज कंटेंट इतना जबरदस्त हो, वो मार्केट में कहीं भी जाएगा, उसका एम्प्लॉयबिलिटी हमेशा बनेगा। तो हमारा फोकस बडाला क्लासेस पे, मेरा और मेरे सारे फैकल्टी मेंबर्स का, हमारा फोकस हमेशा होता है क्वालिटी कंटेंट देने पे, बच्चे को ओवरऑल डेवलप करने में, ताकि वो जब कभी भी मार्केट में उसकी एम्प्लॉयबिलिटी की बात है तब वो मार्केट में अलग ही स्टैंड करता है। बडाला का बच्चा एकदम से आप डिफर करेंगे कि ये बच्चा बडाला क्लासेस से निकला हुआ है, वो उसको देखते ही आपको पहचान में आएगा कि यार ये बच्चे को तो हमको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेना ही लेना है। मतलब मैं जितने भी डिग्नेटरीज के पास अपने बच्चों को ले जाता हूँ, हमेशा मुझे बहुत पॉजिटिव रिमार्क मिला कि ये बच्चे बिल्कुल अलग दिखते हैं। इनका नॉलेज, इनका वे ऑफ टॉकिंग, इनका ह्यूमैनिटी, मतलब जो ह्यूमन एंगल है, उनका सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, वो सब दिखता है। तो हमारी कोशिश एक बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट करके एक अच्छा इंसान बनाने की भी होती है। एकेडमिकली नो डाउट वो अच्छा करेगा ही करेगा, पर एक अच्छा इंसान बनना भी उतना ही जरूरी है। और एक एवरेज बच्चे को अगर आपने ठीक ठाक तैयारी करवा दी और उसको उसके स्टैंडर्ड के 20, 25, 30% ऊपर पहुंचा दिया, तो ये आपकी रियल जीत है। और बडाला क्लासेस वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। जी। तो इसके लिए तो मतलब 2 बार आप ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 लेके, उसके लिए मिथुन चक्रवर्ती स्टाइल में क्या बात क्या बात क्या बात। थैंक यू। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द अलवेला शो। आज की जो शख्सियत हैं तो हमारे साथ हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, और अगर यूं कहें कि उदयपुर में शैक्षणिक क्रांति के जनक उन्हें कहा जाए तो इस बारे में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के जगत में जो बदलाव वे लाए हैं वे वाकई में अकल्पनीय हैं। तो उनके लिए एक मशहूर शायर का शेर आपके सामने है कि जहां तक चल सको कि जज्बा कामयाब हो, चिराग राह दिखाएंगे अगर तुम में आफताब हो। तब बिना वक्त गवाए आज के अतिथि का स्वागत करते हैं राहुल जी बडाला सर। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर जी, यहाँ आमंत्रित करने के लिए। सर वाकई में अगर आपके लिए कहा जाए कि आपने शिक्षा युग में एक नई क्रांति आप लेकर आए हैं। जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमेशा मुझे एक लैकुना दिखा था उदयपुर के एजुकेशन सिस्टम में। जब मैं खुद सीए कर रहा था तो तब मैंने फील किया था कि यहाँ का बच्चा अगर उसे प्रोफेशनल एजुकेशन लेना है
जी सीएस की पढ़ाई करनी है या कोई और अच्छी प्रोफेशनल डिग्री लेनी है तो वो उदयपुर से माइग्रेट कर जाता था। जी उदयपुर से वो शिफ्ट हो जाता था बॉम्बे, पुणे, दिल्ली, गुड़गांव, कहीं जी भी। जी तो ये चीज मुझे बहुत बहुत हर्ट करती थी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जो फाइनेंशियली इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फाइनेंशियली वो इतने नहीं थे कि वो अपने बच्चे को बाहर भेज सके। जी तो वो चीज जब मेरे थॉट में थी और उस चीज से मेरे दिमाग में आया था कि कुछ भी करो अपनी सिटी में अपने को कुछ ऐसा करना है कि जैसे हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, अब वो परिपाटी चेंज होके बाहर के बच्चे उदयपुर में आए। ये थॉट प्रोसेस के साथ कॉमर्स एजुकेशन में हमने प्रारंभ किया था। जी अब लगभग इतने सालों बाद, करीब 25 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और अब गर्व होता है ये कहते हुए कि जब एक समय यहाँ से बच्चे मेट्रोज में जाते थे, जी मयूर जी अभी आप जानकर आपको भी आश्चर्य होगा कि बॉम्बे के कम से कम 17-18 बच्चे हमारे उदयपुर में पढ़ रहे हैं। बॉम्बे कैलकट, से? हाँ जी हाँ, मेट्रोज के बच्चे अब उदयपुर में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जी उनके हिसाब से यहाँ जो पर्सनल टच टीचर्स या फैकल्टी का उन्हें मिलता है, जो 1-to-1 डाउट सॉल्विंग मिलती है, 1-to-1 पर्सनल अटेंशन मिलता है, वो शायद वहां भी नहीं मिल पाता। जी चलिए सर, अब तो प्रश्नों का सिलसिला चालू करते हैं। जी 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 सेंट पॉल्स और कॉमर्स कॉलेज से पढ़ाई। पिताजी कपड़े के व्यापारी थे, कारोबार की मेहनत और संघर्ष आपने बचपन में देखा। जी क्या उसी ने आपको सिखाया कि जिंदगी में सपना बड़ा होना चाहिए और यही रास्ता आपको सीए बनने की ओर ले गया? जी, देखिए हम बहुत ही मिडिल फैमिली से हमने राइज किया था। किराए के मकान में रहते थे, 500 रुपए किराया देते थे, मुझे आज तक याद है। पापा कपड़े के व्यापारी थे, मालदा स्ट्रीट में हमारी दुकान थी, और इनिशियली मेरा खुद का भी थॉट प्रोसेस यही था कि पापा का बिजनेस ही संभालना है। जी पर फिर पापा ने हमेशा एक ही बात कही कि अगर तुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ अच्छा बड़ा अचीव करना है, तो तेरे को कुछ ना कुछ प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़ेगी। जी और वो बात वहीं से दिमाग में बैठी, और उसके बाद जब सीए इंसेप्शन किया, सीए इंसेप्ट किया, सीए कोर्स स्टार्ट किया, और फिर इसके बाद कोई लुकिंग बैक नहीं हुई। जी तो बहुत नीचे से उठे हुए हैं, मतलब आप ये समझिए कितनी बार तो स्कूल भी पैदल जाना पड़ता था। सेंट पॉल्स भी हमारा जी मकान मालदा स्ट्रीट में था, कोलपोल में था, वहां से कितनी बार स्कूल्स भी पैदल गए। स्कूटर मिला था जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए थे, मोबाइल के तो अतो पता ही नहीं है। आजकल के बच्चों को तो इतनी लग्जरी मिली हुई है पेरेंट्स से, जी और हम जानते हैं हमने किस तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करी। तो वो दिन जब देखते हैं और आज का दिन देखते हैं तो लगता है जिंदगी में कुछ अचीव किया। जी अच्छा, कोलपुल सिटी का एरिया है, वहां से निकल के आए हैं। जी कोई एक ऐसी याद बचपन की जो आपको लगता हो कि यार, मतलब राहुल जी कितने शरारती थे, ये आज बच्चे जानना चाहते हैं वडाला क्लासेस के, और उदयपुर के तमाम बच्चे जो राहुल जी को अपना आइडल मानते हैं। जी, मैं तो वैसी स्पेसिफिक बहुत धुंधली यादें कुछ कुछ है। जी क्रिकेट खेलते हुए एक बार, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, जी बचपन से मैं क्रिकेट खेलता था। तो एक बार वहीं हमारी गलियों में खेलते हुए एक बार हाथ तुड़वा बैठा था, जी और नेक्स्ट 2 दिन बाद ही हमारे एग्जाम्स थे। तो उस जी समय पापा से काफी डांट भी पिटी थी, काफी सुनने को भी मिला था। तो आज भी वो यादें हैं उस एरिया की। जी जी चलिए, लोग कॉलेज पूरा करने के बाद करियर में सोचते हैं, करियर बनाने की सोचते हैं, पर आपने इंटरमीडिएट के बाद ही क्लास में खड़े होकर पढ़ाना शुरू कर दिया। जी इतनी कम उम्र में ये हिम्मत और आत्मविश्वास कहाँ से आया? जी मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने पढ़ाना चालू किया था, मेरे जो सर्वप्रथम गुरु थे जो मुझे इस लाइन में लेके आए, डॉक्टर महेंद्र जी सौजित्या। जी सौजित्या क्लासेस पहले वो रन करते थे, अब तो उनका ज्वेलरी का बहुत बड़ा बिजनेस उन्होंने करा है। तो वो मेरे को इस लाइन में लाए थे। उन्होंने हमेशा मेरे अंदर काबिलियत देखी होगी कि जी भाई तू अच्छा पढ़ा सकता है, तो तब से मैंने पढ़ाना चालू किया था। करीबन जैसे ही मैंने 12th क्लास की थी, तो उसके बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। जी उसके बाद मैंने पढ़ाना चालू कर दिया था, और कुछ समय तो ऐसा भी हुआ कि मैंने जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा था वो एज में मुझसे भी 5-5, 6-6 साल, 8-8 साल बड़े थे। जी तो काफी इंटरेस्टिंग फेज था, और जब पढ़ाता था तो बच्चे से काफी अच्छा रिस्पांस मिलता था कि भैया आप, मुझे वो सर नहीं बोलते थे, भैया बोलते थे उस जी समय। तो भैया आप पढ़ाते हो तो अच्छा समझ आता है, ठीक लगता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है। जी तो वो चीज काफी मोटिवेट करती थी। जब आपका कार्य को कोई जब सराहता है, कोई पॉजिटिव सेंस में उसका अप्रिसिएशन करता है, तो निश्चित रूप से आपको भी उसमें काफी उस फील्ड में जाने की इच्छा होती है। तो वो वहां से काफी मोटिवेशन मिला। जी और जितने भी गुरु बीच में मिले, काफी लोगों ने मेरे को काफी सपोर्ट किया, हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही मिले मुझे हर जनों से। तो उसका आज नतीजा है कि आज हम ठीक पोजीशन में बैठे हैं। आ रहा हूँ, सोजित्या क्लासेस पे आ रहा हूँ मैं। जी आपकी शुरुआत सोजित्या क्लासेस से हुई, जी वहीं बच्चों ने आपको पहचाना जी और आपसे जुड़ते चले गए। जी
फिर आपने बड़ाला क्लासेस ज्वाइन की जी और आज बड़ाला क्लासेस इतना बड़ा साम्राज्य है, जी जी जबकि सोजतिया क्लासेस बिल्कुल बंद हो चुकी और मालिक को धंधा तक बदलना पड़ा। लोग नहीं, कहते हैं ऐसा कि आपने ऐसा बच्चों को तोड़ा और निकल लिए। क्या ये आरोप सही है या सिर्फ नहीं, जलन? ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है, सौजित्य सर आज भी हमारे मेंटर हैं और आज भी हमारे बड़ाला क्लासेस के भी आधार स्तंभ हैं। जी तो ऐसा नहीं है, उनका शुरू से ज्वेलरी फील्ड में इंटरेस्ट था और वो धीरे धीरे ज्वेलरी फील्ड में इतना अच्छा करने लग गए कि उनको फिर एजुकेशन फील्ड के लिए शायद समय नहीं मिला होगा। एजुकेशन फील्ड में तो आज भी है सर, वे आज भी नीरजा हैं, मोदी आज स्कूल आज चलाते हैं वे। आज वो नहीं चलाते, उनकी जो डॉटर इन लॉ है जी साक्षी, और वो स्कूल रन करती है। क्योंकि मुझे लगता है कि ज्वेलरी का जो बिजनेस है, जब तक सौजित्य सर का नाम उससे जुड़ा हुआ नहीं होगा तब तक वो बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि सर का खुद का अपना एक पर्सनल ब्रांड है। तो मुझे लगता है सर ज्वेलरी बिजनेस में इतने इन्वॉल्व हो गए थे और मेरा प्योर फोकस एजुकेशन पे ही था और जी मुझे इसी में अच्छा करना था। हम लोगों ने 16 साल बहुत अच्छा काम किया उदयपुर में, सर और मैंने साथ में बहुत अच्छा काम किया और उदयपुर को उस समय भी काफी हद तक हमने कॉमर्स नगरी के रूप में डेवलप किया। और उसके बाद फिर मेरे दोनों ब्रदर्स थे, सौरभ और निशांत, जी वो भी मेरे स्टूडेंट थे। और उसके बाद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, दोनों है निशांत, और सौरभ खुद सीए में है। तो फिर हम तीनों ने मिलके इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट को और आगे बढ़ाया। जी, तो मतलब ये लोगों की जलन ही है। हाँ, वो जलन और उसका तो मैं क्या बोलूं, लोग तो कहने में तो हाँ भाई, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी 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 जी। मुझे लगता है कि मैं आज भी उनको अपना फर्स्ट गुरु उन्हीं को मानता हूँ और वही मेरे को इस एजुकेशन फील्ड में लाए थे। चलिए आज एक बार महेंद्र जी सोजतिया साहब को लव यू सोजतिया सर। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका कि आप, मतलब मैं आज भी जो फर्स्ट मेंटर मानता हूँ मेरे पापा और सौजित्य सर दोनों को मानता हूँ। चलिए, आपने सपना देखा कि उदयपुर भी कोटा की तरह कॉमर्स स्टडीज का हब बने। जी, इस विजन को साकार करने के लिए आपकी गुप्त रणनीति क्या है? रणनीति तो देखिए मैं बताऊं, हम रणनीति बनाते ही नहीं है मयूर जी। ऐसा है, देखिए, जब आप अपना काम ईमानदारी से करोगे, और एजुकेशन फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाना, बच्चों को अच्छा नॉलेज देना और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देना। मतलब एक होता है कि बच्चों को आप क्रैम करवा करवा के उनको मार्क्स दिलवा दो, और एक होता है कि बच्चों को आप एकेडमिकली इतना स्ट्रांग कर दो, उनका नॉलेज कंटेंट इतना जबरदस्त हो, वो मार्केट में कहीं भी जाएगा, उसका एम्प्लॉयबिलिटी हमेशा बनेगा। तो हमारा फोकस बड़ाला क्लासेस पे, मेरा और मेरे सारे फैकल्टी मेंबर्स का, हमारा फोकस हमेशा होता है क्वालिटी कंटेंट देने पे, बच्चे को ओवरऑल डेवलप करने में, ताकि वो जब कभी भी मार्केट में उसकी एम्प्लॉयबिलिटी की बात है तब वो मार्केट में अलग ही स्टैंड करता है। बड़ाला का बच्चा एकदम से आप डिफर करेंगे कि ये बच्चा बड़ाला क्लासेस से निकला हुआ है, वो उसको देखते ही आपको पहचान में आएगा कि यार ये बच्चे को तो हमको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेना ही लेना है। अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, एक समय था जब उदयपुर के बच्चे हमारे सीए में, एक बिग 4 करके एक टर्म होती है, बड़ी 4 आर्टिकलशिप फर्म होती है, जहां हर बंदे का ये सपना होता है कि मैं वहां से आर्टिकलशिप करूं। तो एक समय था जब हमारे बच्चों को वहां आर्टिकलशिप करने में बहुत मुश्किल से मिलती थी आर्टिकलशिप, और आज ये हालत है कि उनके एचआर मैनेजर्स के मेरे पास कॉल आते हैं, सर आपका ये वाला बच्चा हमें चाहिए ही चाहिए, ये हमारी फर्म में आर्टिकलशिप करना चाहिए। तो ये रिवॉल्यूशन हम लाए, और ये सब चीजें हमें और मोटिवेट करती है कि हमारे उदयपुर के बच्चों को कैसे हम देश के मानचित्र पर उनकी वो छाप छोड़ें। तो इसीलिए तो हमने आपको क्रांति का जनक कहा है। जैसे मंगल पांडे जी थे, जी जी भैया, उससे पहले भी 100 साल से भारत गुलाम था, 1757 से भारत गुलाम था जी, पर 1857 में जो क्रांति हुई उसके बाद जो अलग जगी, और 1947 आते आते हमने आजादी पाई। जी जी, वैसे ही सर आप भी एक नया बदलाव लेके आए, पूरा युग बदल दिया आपने। कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि वाकई में आज की तारीख में अगर पूरा मार्केट देखा जाए, जो कॉमर्स स्टडीज का पूरा मार्केट है, उसमें आपके अलावा उदयपुर में कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है आपका। इससे ज्यादा एक सफल बिजनेस की, एक सफल यूनिट की क्या पहचान होगी? आप ये समझ लीजिए उदयपुर के सारे टीचर्स साथ मिलके पढ़ा रहे हैं बड़ाला पे, तो वो जब सब लोग एक साथ मिलके पढ़ाएंगे तो फिर अच्छा है, सिटी के लिए भी अच्छा है, और साथ में बच्चे को भी सब कुछ एक साथ एक ही जगह मिल जाए तो वो टाइम सेविंग और हर सेंस में बेनिफिट तो मिलता ही है जी। मतलब टोटल मिला के बात ये समझी जाए कि बड़ाला क्लासेस के बच्चे सिर्फ ब्लैक टी शर्ट से अलग नहीं है, वो उनकी पहचान, उनके कार्यशैली और उनके बात करने का तरीका, उनका नजरिया भी बिल्कुल अलग है। मैं मयूर जी, कभी आप हमारे बच्चों से मिलेंगे ना तो उनका जो नॉलेज है, मतलब आप भी बहुत इंप्रेस होंगे।
मतलब मैं जितने भी डिग्निटरीज के पास अपने बच्चों को ले जाता हूँ, हमेशा मुझे बहुत पॉजिटिव रिमार्क मिला कि ये बच्चे बिल्कुल अलग दिखते हैं। इनका नॉलेज, इनका वे ऑफ टॉकिंग, इनका ह्यूमैनिटी, मतलब जो ह्यूमन एंगल है, उनका सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, वो सब दिखता है। तो हमारी कोशिश एक बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट करके एक अच्छा इंसान बनाने की भी होती है। एकेडमिकली नो डाउट वो अच्छा करेगा ही करेगा, पर एक अच्छा इंसान बनना भी उतना ही जरूरी है। जी, 20 साल पढ़ाने के बाद 2000 के दशक के जो बच्चों थे और आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं, उनमें सबसे बड़ा फर्क क्या देखते हैं? फर्क तो सर बहुत आया है। आज जब पहले बच्चों में जो रिस्पेक्ट होता था टीचर्स के प्रति, जब वो बच्चा टीचर से पढ़ता था तो वो बहुत एक अलग ही ग्रेटिट्यूड फील करता था टीचर के प्रति। वो आज के बच्चों में, खासकर जब हमारे पास 10वीं के बाद बच्चा आता है, तो उस समय बच्चे में थोड़ा एटीट्यूड, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम होता ही होता है। क्योंकि मुझे लगता है मोबाइल ने बच्चे को काफी हद तक हैम्पर किया है। मतलब बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी बच्चों के ऊपर आए हैं, ये जो इंस्टाग्राम की आपकी रील्स देखकर, और उनको लगता है कि सक्सेस हमको बहुत जल्दी मिल जानी चाहिए। वो इंस्टाग्राम की रील्स का देख के उनका जो एक सैचुरेशन लेवल है बहुत जल्दी आ जाता है। तो वो किसी भी चीज के प्रति मेहनत करना नहीं चाहते। तो ये डिफरेंस, जबकि पहले वाले बच्चे, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हम एक एक चीज के पीछे 10-10, 12-12, 15-15 घंटे उसके ऊपर रिसर्च करते थे, लगे रहते थे। और आजकल के बच्चों को बहुत शॉर्ट सक्सेस चाहिए, कैसे जल्दी से जल्दी हमें चीजों में सक्सेस मिल जाए। तो मेरा बच्चों को यही मैसेज है, आप जितना जल्दी किसी की चीज को पाने की कोशिश करोगे, आप उतना ही जल्दी उसे लूज आउट भी करोगे। तो हमेशा किसी चीज को अपना बनाना है तो उसको धीरे धीरे बनाओ, उसकी जड़ तक जाओ। तो जो चीज धीरे धीरे प्राप्त होती है वो हमेशा एवर लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग होती है। जी जी 152 बार ऑल इंडिया रैंकर्स जी और 2 बार ऑल इंडिया रैंकिंग नंबर 1, इनमें से कौन सा पल आपके लिए मेहनत का सबसे बड़ा फल साबित हुआ? इस पे कोई स्पेसिफिक कमेंट, देखिए हर बच्चे की सक्सेस मेरे लिए उतना ही मुझे खुशी देती है। आज कोई बच्चा अगर ऑल इंडिया रैंक आए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा मयूर जी, जब हम लोग पढ़ते थे तो सीएस में ऑल इंडिया रैंक अगर एक भी आ जाता था सिटी से तो बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता था कि ऑल इंडिया रैंक इज मतलब चेरी ऑन टॉप। पास होना भी बहुत बड़ी बात है सीएस एग्जाम्स में, और AIR ले आए तो नथिंग लाइक इट। तो अब जब पिछले कुछ वर्षों में हमने 152 ऑल इंडिया रैंक्स दे दिए, उसमें भी 2 बार, पिछले 2 सालों से तो लगातार हमारा बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त कर रहा है जी। पर मुझे लगता है कि मुझे रियल सेटिस्फेक्शन कब मिलता है मयूर जी, जब मैं किसी 50% के बच्चे को अगर 80% पे ले आऊं, या किसी एवरेज बच्चे को मैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करवा दूं, वो मेरे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है कि यार इसमें मेरा रोल थोड़ा अच्छा, मतलब मुझे उसमें ज्यादा पर्सनली खुशी मिलती है कि एक एवरेज बच्चे को, बिलो एवरेज बच्चे को भी अपन एक अच्छे रीजनेबल स्टैंडर्ड पे ले आए। ऑल इंडिया रैंक तो अगर कोई अच्छा बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा, तो वैसे ही लाएगा जी। इसमें हमारा तो ठीक है, हमने भी इनपुट डाला होगा, पर एक एवरेज बच्चे को अगर आपने ठीक ठाक तैयारी करवा दी और उसको उसके स्टैंडर्ड के 20, 25, 30% ऊपर पहुंचा दिया, तो ये आपकी रियल जीत है। और बड़ाला क्लासेस वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है जी। तो इसके लिए तो मतलब 2 बार आप ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 लेके, उसके लिए मिथुन चक्रवर्ती स्टाइल में क्या बात क्या बात क्या बात। थैंक यू सर। अच्छा, आजकल के बच्चे शॉर्टकट और रटने पर भरोसा करते हैं जी, लेकिन आप कंसेप्ट को ही शिक्षा की आत्मा मानते हैं जी जी। क्या यही सीक्रेट मंत्र है जो बड़ाला क्लासेस को सबसे अलग बनाता है? एग्जैक्टली मयूर जी, मैं हमेशा, मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले ही बोला था, ये बच्चे को सक्सेस बहुत जल्दी चाहिए जी। क्योंकि 10th में, मतलब मुझे ये चीज बोलनी चाहिए, कैमरा पे नहीं बोलनी चाहिए, मुझे नहीं पता, 10th में कुछ टीचर्स ऐसे थे जो एग्जाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले यूट्यूब पे बड़े बड़े टीचर्स कि 8 घंटे में तुम्हारा पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। भाई अगर 8 घंटे में पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा तो CBSE या RBSE बोर्ड्स कोई ऐसी बोर्ड साल भर तक क्यों पढ़ाएगी? हाँ, पूरा साल भर क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो ये चीज मुझे बड़ी अमेज्ड करती है, और यही वो चीज है जो बच्चों को अपने लक्ष्य से भटका रही है कि भाई जब हम 8 घंटे में या 10 घंटे में या 15 घंटे में पूरा सब्जेक्ट कर सकते हैं तो हमें साल भर पढ़ने की क्या जरूरत है? अब मैं लोगों को मेरी भाषा में बताऊं, अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम इसे विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। विंडो ड्रेसिंग यानी आप सिर्फ मैनिपुलेट कर रहे हो चीजों को, एक बेटर पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हो जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मैं बच्चों को यही समझाना चाहूंगा, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। आज जब मैंने पढ़ाना चालू किया था, मेरे पास पहले 5 सालों में मैं 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे पढ़ाए थे हम लोगों ने जी। और हमारी उस समय सैलरी हुआ करती थी, महीने के 3000 रुपए मिलते थे हमें जी। और ऐसा लगभग 2-2.5 साल तक चला। अब अगर कोई नॉर्मल बंदा होता, आजकल के बच्चे होते हैं
तो इनको तो 2 महीने के अंदर इनका तो लखपति बनना है। हाँ एग्जैक्टली। तो हमने उस 21 समय दिन में पैसा डबल। Exactly. तो वो सेटिस्फैक्शन, वो हमने पेशेंस उस समय रखा जी कि आज उसका फल 25 सालों बाद मिल रहा है, कि आज 25 सालों ये जो बड़ाला क्लासेस की जर्नी है, ये लोगों को लगता है बहुत जल्दी इन्हें सक्सेस मिल गई। अब रियलिटी में हम लोग जानते हैं कि हमने पिछले 25 सालों में कैसे इसको मेहनत कर करके स्थिति में आज पहुंचाया कि आज लगभग पूरा भारतवर्ष हमें जानता है और हम पूरे देश के आज टॉप 2-3 इंस्टीट्यूट में आते हैं। सबने वो कामयाबी की सुबह देखी है, पर जी। वो मेहनत वाली रात किसी ने नहीं जी देखी। जी जी और आपकी बात सुन के तो मुझे भी मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए, वो श्रीनाथ 1 वीक सीरीज वाला जी जमाना जी था। जी जी चलिए सर, कोविड के दौरान जब दुनिया लॉकडाउन में थी, जी। आपने 18 दिन में ऑनलाइन ऐप लॉन्च कर दिया। जी 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 ये डर था कि स्टूडेंट छूट ना जाए, जी। या जुनून था कि कितनी भी मुश्किल आए सीखना नहीं रुकना चाहिए? मयूर जी देखिए, ऐसा है, उस समय जब वो कोविड का मोमेंट आया था, सब लोग एक तरीके से हेल्पलेस थे, किसी को कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा था क्या करना है। पर बैक ऑफ द माइंड जब आप कहे कि आज कम से कम 2000 बच्चे, 2500 बच्चे सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि बड़ाला क्लासेस का अगला डायरेक्शन क्या होगा, हमें आगे की एजुकेशन कैसे पूरी कराई जाएगी, जब इतने लोगों का भविष्य आपके एफर्ट और आपके डिसीजन पे टिका होता है, तो निश्चित रूप से उस समय हम 3-4 दिन सोए नहीं थे। 24 घंटे हमने मेहनत करके वो ऐप क्रिएट किया और उसका नतीजा था कि मार्केट में सबसे पहले हमारा ऐप आ गया था और हमने 18 दिन बाद तो बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। क्या तो उसी के बाद जो बड़ाला क्लासेस अब तक स्टेट हाईवे पे चल रहा था, कोविड के ऐप के आने के बाद बिल्कुल नेशनल हाईवे पर 140 की रफ्तार पे चल रहा है? ऐसा तो अब स्पेसिफिक कोई एक पर्टिकुलर माइलस्टोन तो नहीं होता, ये तो एक ग्रेजुअल मोड़ आता है ना हर व्यक्ति हाँ के कह जीवन में। सकते हैं। और वही हमारा ये ऐप की वजह से ही आज मैं आपको बताना वेरी प्राउड टू से कि आज हमारे पास फॉरेन कंट्रीज के भी काफी बच्चे, विदेश के बच्चे भी हमारे पास ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। गाना के बच्चे, नाइजीरिया के बच्चे, नेपाल के बच्चे, दुबई के बच्चे। अब ऑफ कोर्स वो वहां हमारी न्यूज कैसे गई, ऑब्वियसली माउथ पब्लिसिटी से ही गई होगी। जी यहाँ कोई बच्चा पढ़ा होगा, उसका कोई रिलेटिव वहां होगा, तो वो चीज हम बहुत प्राउड के साथ कहते हैं। जी जी। हमने सुना कि कोविड के दौरान भी आपने आपके सारे स्टाफ को पूरी की पूरी सैलरियां दी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि आज वो लोग घर के मेंबर है। अगर आज हमारा, मैं आपको बताऊं, जब हमने बड़ाला क्लासेस फ्रेम किया था, ये मैंने आज तक किसी इंटरव्यू पे शेयर नहीं किया, मेरी सारी फैकल्टीज ने एक होके मुझे कहा था, सर आप 6 महीने तनख्वाह नहीं दोगे तो भी कोई बात नहीं, काम हम आपके साथ ही करेंगे। जी। तो वो एक मोमेंट था जो मेरे को उस समय बहुत अंदर तक टच कर गया था, और तब मैंने डिसाइड किया था कि इन लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, भले ये लोग कुछ भी करें, इनका साथ ये बड़ाला क्लासेस में हमेशा रहेंगे। जी। तो वही मोमेंट था कि फिर कोविड में भी हमने हमारे, भले पियोन हो, भले कोई भी एडमिन स्टाफ हो, फैकल्टी मेंबर्स हो, हमने सबको पूरी सैलरी दी थी। जी जी। अब वापस आता हूँ ऑफिस की बात पर। जी, सुना है कि आप अपने ऑफिस के पियोन तक का जन्मदिन याद रखते हैं, केक कटवाते हैं। क्या यही इंसानियत का असली सबक है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है? इंसानियत इसमें तो देखिए, मुझे खुद अच्छा लगता है, मेरे को अपने लोगों के साथ कोई भी चीज अगर सेलिब्रेट करने को मिल रही है, मैं हर चीज को सेलिब्रेट करने में विश्वास रखता हूँ। अगर आपने कुछ अच्छा जिंदगी में किया है, कोई भी अच्छा मोमेंट आ रहा है, क्योंकि देखिए दुखी होना है तो उसके तो अनगिनत मोमेंट्स हैं, खुश होने के बहुत लिमिटेड मोमेंट्स हैं। तो जब खुश हो सकते हैं तो क्यों नहीं खुश हुआ जाए। तो मैं तो हमेशा ऐसे मोमेंट्स ढूंढता हूँ कि कहाँ मैं कोई ऐसा मोमेंट इंस्टीट्यूट में मिले कि हम सब लोग एक साथ एक कमरे में इकट्ठा होके हंस खेल के 2 मिनट बात कर सकें। तो ये तो इसमें इंसानियत की तो क्या बात है, मतलब मुझे लगता है ये तो एक नेचुरल ह्यूमन एंगल। हर भाई राहुल जी जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट के मालिक होंगे, बहुत सारे स्कूल के डायरेक्टर्स होंगे, पर सब तो ऐसा नहीं करते, पर राहुल जी करते हैं। तो राहुल जी को यही चीज सबसे अलग बनाती है। हर 2% अपने आप में अलग होते हैं, किन्हीं का सेटिस्फैक्शन लेवल कहाँ होता है, किसी का कहाँ होता है। अच्छा, हमने तो यहाँ तक सुना कि भाई जब नवरात्रि के दौरान आप लोग अपने बच्चों को गरबा खेलने के लिए भेजते भी हैं, तो साथ में उनकी सुरक्षा का इंतजाम भी पूरा करके बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हमारे यहाँ देखिए, क्योंकि गर्ल्स बॉयज दोनों इतनी बड़ी, क्योंकि मौजूदा समय में यह प्रश्न पूछना काफी लाजमी है। जी, क्योंकि एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जिस तरह का घटनाक्रम पूरे अभी हमारे यहाँ चल रहा है, जी, ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती है बालिका शिक्षा? देखिए मयूर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चियां इस फील्ड में, कॉमर्स फील्ड में तो स्पेसिफिकली बहुत ही अच्छा कर रही है। अभी जो आपको खुद ये जान के आश्चर्य होगा कि जो हमारी दोनों ऑल इंडिया रैंक 1 है,
दोनों ही हमारी मेवाड़ की बेटियां हैं। जी जी जी। खुशबू कुंवर और तिथि वोरा दोनों बेटियों ने हमें ऐसा गौरवान्वित किया है कि आज मेवाड़ को पूरे देश में जाना जा रहा है दोनों बेटियों की वजह से। तो बालिका शिक्षा, और खासकर जब हम कॉमर्स से जोड़ देते हैं, क्योंकि आपको अगर सीएस की डिग्री कर रहे हैं, कहीं इधर उधर बहुत ज्यादा माइग्रेट होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप आर्टिकलशिप के लिए बाहर जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो बच्चे अपनी एजुकेशन अपने घर पे अपने फैमिली एटमॉस्फेयर में बैठ के बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकती है। और हम स्पेसिफिकली अपनी गर्ल्स का बहुत ध्यान रखते हैं, खासकर अगर कोई भी ऐसा इवेंट हो जिसमें पब्लिक भी अटैच्ड होती है, तो हमारा निश्चित रूप से ये एम्फेसिस रहता है कि उसमें हमारे बच्चों की सुरक्षा का स्पेसिफिकली ध्यान रखा जाए। जी। नाम और पैसा कमाने के बाद भी आपने समाज सेवा चुनी, रॉबिनहुड आर्मी से आप लोग जुड़े हुए हैं जी। आपके लिए सच्ची सफलता क्या है? शिखर तक पहुंचना या दूसरे को ऊपर उठाना? पैसा तो नाम मुझे नहीं पता, पैसा तो हमने बहुत ज्यादा नहीं कमाया। अरे ये तो बहुत बड़ा मजाक हो गया। नहीं, आप लोगों को लगता है बाहर से, पर हम जानते कि हम, खैर एनीवेज इट इज सेपरेट थिंग। मुझे अच्छा लगता है, रॉबिनहुड आर्मी में इसलिए जाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब रात को 2 बजे 3 बजे हम कहीं का बचा हुआ खाना अगर रेलवे स्टेशन या सिटी स्टेशन जिसको जेन्युइनली उसकी जरूरत है, और उन लोगों तक अगर हम पहुंचा पा रहे हैं, मैं और मेरी पूरी टीम, चाहत, अक्षिता, वसीम, हम लोग, जब हमको बहुत अंदर से अच्छा लगता है, जब रात को हम 3 बजे या 2 बजे वापस घर लौट रहे होते हैं, तो उस समय हमें अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, भाई आज कुछ अच्छा किया। तो वो तो अंदर से ही है उसमें। जी। दूसरों को ऊपर उठाना अच्छा लगता है? बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे इस चीज में। मेरे को लगता है कि अगर मेरी वजह से कोई और खुश हो पा रहा है इस दुनिया में, तो नथिंग बेटर देन दिस। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी ना भूखा जाए। चलिए, कई ऐसे बच्चों की फीस आप खुद उठाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, ये कदम सिर्फ दान है या शिक्षा के जरिए किसी का जीवन बदलने का जुनून? देखिए, ऐसा है मयूर जी, मुझे लगता है कि पढ़ाई कभी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की वजह से या फाइनेंशियल आपके कोई कमी रह गई तो उसकी वजह से पढ़ाई पे कभी कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए जी। तो आज हम बड़ाला क्लासेस पे यही कोशिश करते हैं कि हमने एक बड़ाला चैरिटेबल ट्रस्ट बना रखा है, जहां भी हमको लगता है कि किसी बच्चे के अगर फादर नहीं है या ऐसी कोई मिस हैपनिंग उसके यहाँ हो गई है या कोविड में उसका कुछ ऐसा हो गया, तो हम उस बच्चे की करीब करीब फीस ये कर देते हैं काफी हद तक। तो जितना हमसे हो पाता है, जहां हमें जेन्युइन केस लगता है, वहां निश्चित रूप से हम हमेशा सपोर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। आपके करीबी हैं वसीम जी, उन्होंने बताया था कि एक बार सर से इस बारे में बात हुई तो सर ने कहा कि अगर 80 बच्चे फीस देके पढ़ रहे हैं तो 5 बच्चे अगर बिना फीस दिए भी पढ़ जाएं कोई, तो उसमें मेरे को कोई एतराज नहीं, पर वो जिंदगी में कामयाब होना एग्जैक्टली। और जो जेन्युइनली डिजर्व करता है और जो फाइनेंशियल सिर्फ उस ब्रेक की वजह से अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो गलत है। स्कॉलरशिप आप लोग जो देते हैं वो एक पर्टिकुलर जो उसको पास करता है स्कॉलरशिप एग्जाम को, उसको तो देते ही हैं। एग्जैक्टली। साथ में कुछ जो कमजोर है, एग्जैक्टली, वो मन गंवारा होना चाहिए, उसकी स्थिति देखकर करते हैं। नहीं, वो फील आ जाना चाहिए। अगर मेरे को उस बच्चे से बात करा, उसके पेरेंट्स से मिला और वो फील आ गया कि जेन्युइन केस है, क्योंकि देखिए उदयपुर इतना छोटा सिटी है, यहाँ मतलब आज जो डिजर्व करता है, जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, मुझे लगता है उसको एटलीस्ट ये चीज नहीं करे तो अच्छा है। क्योंकि अब उदयपुर में बैठे हैं, हर दूसरा इंसान आपको जानता है, तो कई तरह सर इसको साथ में जैन समाज का होना तो फिर तो बहुत सारी रिश्तेदारी निकल जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ सर, एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि भाई हर व्यक्ति को लगता है कि जितने कम बच्चे क्लास में होंगे टीचर उतना ज्यादा पर्टिकुलर बच्चे पर ध्यान दे पाएगा, और आपके यहाँ बिल्कुल उलट सिस्टम है इसका। इस पे मैं हमेशा यही कहूंगा कि आप एक बार हमारे क्लास में आए, हमारे बच्चों से मिले। मैं कहता हूं, मैं यहाँ छोड़िए, अगर आपके बच्चों से मिले, उन्होंने ही कहा, मैं उन्होंने ये कहा कि और किसी भी टीचर की क्लास मिस हो जाए बड़ाला क्लासेस पे, राहुल सर की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। अच्छा। मैं आपको बताऊं, मैं आज कहीं बाहर जाता हूं, मैं बॉम्बे क्लास लेता हूं, मैं एक साथ 600 बच्चे भी पढ़ाता हूं, तो मेरे को लगता है स्ट्रेंथ कभी मायने नहीं रखता। अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो, आपको जो नॉलेज आपको डिलीवर करना आ रहा है, आपको उस सेंस में समझाना आ रहा है जिस सेंस में वो बच्चा समझना चाहता है, आप उस बच्चे के तह तक जाकर, आप उस बच्चे के माइंडसेट से अगर आप उसे पढ़ा पा रहे हो। देखिए, नॉलेज कई लोगों में होता है। आज हो सकता है मुझसे भी बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लोग न केवल इंडिया में, इस उदयपुर में भी बैठे होंगे, पर द वे दैट यू एक्सप्रेस दैट नॉलेज टू द अल्टीमेट पर्सन, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो वे के बारे में पूछूंगा मैं आगे। जी जी। सीए की पढ़ाई में बच्चे अक्सर टूट जाते हैं जी,
आप उनमें हिम्मत और आत्मविश्वास बढ़ने के लिए कौन सी ट्रिक अपनाते हैं? क्योंकि ये सवाल इसलिए लाजमी है कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि बच्चा पेरेंट्स का दबाव हो या कंपटीशन का दबाव हो, इतना दबाव महसूस करता है और अपने आप को इतना अंदर ही अंदर जो अपन कहते हैं ना घुटन, जी कि वो जब सफलता नहीं पा पाता तो घुटन होती है और फिर वो एक ऐसा कदम उठा लेता है कि अपनी जीवन लीला तक को समाप्त कर देता है। जी ऐसे में आप लोग कौन सी ट्रिक अपनाते हैं उसमें आत्मविश्वास बढ़ने के लिए? जी मुझे लगता है मयूर जी, यहाँ पे कम्युनिकेशन एक बहुत मस्ट पॉइंट है जो जी। बहुत बार अपन लैक करते हैं। बच्चा बहुत बार किसके साथ कन्वीनियंट फील कर रहा है कम्युनिकेट करने में, वो जानना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है हर बच्चे को अपनी जिंदगी में 3 ऐसे लोग मन में बैठा के रखने चाहिए, कुछ भी हो जाएगा भाई, इन 3 में से किसी के पास भी जाऊंगा, मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। जी अब वो 3 में से एक आपका फैमिली मेंबर हो, एक आपका फ्रेंड हो, एक आपका टीचर, कोई भी ऐसा बंदा जो आपको लगता है कि ऐसे एडवर्स टाइम में आपको सपोर्ट कर देगा। मैं बच्चों से एक ही चीज कहूंगा, ये जो सुसाइड वाली चीज है, बच्चों को लगता है कि सुसाइड करने से हमारा पेन खत्म हो जाएगा। भाई तुम्हारा पेन खत्म नहीं होगा, ये पेन किसी और के ऊपर पास ऑन हो जाएगा। हाँ, ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो आप अपना पेन। तो सिर्फ कभी भी कुछ गलत कदम उठाने से पहले एक बार सोचना, अपनी माँ के बारे में, अपने पापा के बारे में, जिसने 9 महीने आपको कोख में रखा, एक बार अगर वो थॉट आपके दिमाग में आ गया, एक बार आपने वो चीज सोच ली कि यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, उनके ऊपर क्या गुजरेगी, उनके ऊपर क्या आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे इसके, अगर ये चीज सोच ली तो मुझे लगता है बच्चा ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठाएगा। और अपनी लाइफ में किसी एक इंसान को इतनी इंपॉर्टेंस मत दीजिए कि उससे आप हल्का सा इधर उधर होते ही आप एकदम से आपको लगता है आपकी जिंदगी खत्म हो गई, अब आपकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। आजकल के यूथ में बहुत ज्यादा ऐसा मैं देखता हूं कि वो 1% को अपनी जिंदगी बना लेते हैं, इतनी इंपॉर्टेंस देना चालू कर देते हैं कि उसके बाद लगता है कि इसके आगे मेरी दुनिया है ही नहीं, ये नहीं तो कुछ नहीं। तो मुझे लगता है योर लाइफ शुड बी अ सॉर्ट ऑफ 360 डिग्री सर्कल। उसके 4-5 हिस्से कर दो, एक हिस्से में मेरे पेरेंट्स बैठे हैं, एक हिस्से में मेरे दोस्त हैं, एक हिस्से में मेरा करियर है, एक हिस्से में मेरी दूसरी एक्टिविटीज है। अगर कभी कोई एक हिस्सा कमजोर पड़ भी रहा है, तुम्हारे पास दूसरे 3 हिस्से और है भाई जी। तो मुझे लगता है ऐसा करना, और मेरे बच्चों को मैं यही शिक्षा देता हूं और मेरे बच्चे इसको अडॉप्ट भी करते हैं। तो आज मेरे बच्चे कभी भी ऐसे डिसअपॉइंटिंग या ऐसे आपको टूटे हुए या कमजोर नहीं दिखेंगे। हाँ। आज बड़ाला क्लासेस के बच्चे बहुत मजबूत दिखते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी जिंदगी को अलग अलग हिस्सों में बांटा है, वो बहुत जरूरी। और इसमें एक हिस्सा ऐसा है ना, आपके पेरेंट्स वाला हिस्सा, वो तो मयूर जी आप कुछ भी कर लो जी वो तो हमेशा आपके पास रहना ही रहना। जी जी। तो ये मेरे को लगता है बच्चों को काफी हेल्पफुल होता है हमारे बच्चों। जी, आपकी जिंदगी या करियर में कोई एक ऐसी हार जिसने आपको और मजबूत बनाया हो या आपकी सोच बदल दी? हार तो देखिए फेज, एक मेरा इंटर का एक बैच गया था आज से 5-6 साल पहले, सी इंटर का, जहाँ पे मेरे को काफी होप्स थी उस बैच से। वो कोविड बैच ही था, कोविड से पहले का ही बैच था, कोविड बैच ही था, जिसमें मेरे को एक्सपेक्टेड था कि इसमें हमारे बच्चे काफी अच्छा करेंगे। पर जब उस थॉट प्रोसेस में वो उतना रिजल्ट नहीं आ पाया जो मेरा एक्सपेक्टेशन था, तब मुझे बहुत एक अंदर से फील हुआ कि यार कहाँ कमी रह गई, मेरे एफर्ट्स कुछ कमी है या मेरी प्लानिंग में कुछ गड़बड़ी है, यहाँ गड़बड़ हो कहाँ रही है। तो मैं 3-4 दिन 5 दिन बहुत परेशान रहा था कि कैसे मैं इस सिस्टम को सुधारूं। मैंने फिर सबसे अपनी एक एक फैकल्टी से अलग अलग 2-2, 6-6, 8-8 घंटे बात करी थी कि कैसे मैं कहीं ना कहीं तो कमजोरी है, या तो अब वो कमजोरी सिस्टम में है, अपनी टीचिंग में है, कहाँ अपने किस जगह कमजोरी है। उस पर हमने बहुत रिसर्च किया, बहुत मेहनत करी, और अल्टीमेटली उसका आउटकम ये हुआ कि फिर उसके बाद से जितने भी नेक्स्ट बैचेस गए, सब में हमारे बैचेस में ऑल इंडिया रैंक हमने अचीव किया। जी जी। आने वाले 10 सालों में आप बड़ाला क्लासेस को कहाँ देखते हैं? क्या ये सपना सिर्फ उदयपुर का है या पूरा देश आपकी मंजिल है? देखिए मेरा हमेशा से ख्वाब रहा है कि हमारे उदयपुर के बच्चे तो अब खैर बाहर जा ही नहीं रहे, पर अब बाहर के बच्चे भी धीरे धीरे उदयपुर पढ़ने आ रहे हैं। तो मेरा एक ख्वाब है कि जिस तरह से कोटा और सीकर को लोग साइंस नगरी के रूप में जानते हैं, उदयपुर को कॉमर्स नगरी के रूप में पूरे देश में ख्याति मिले। और हर भली वो अभी आज हमारे पास रतलाम, मंदसौर, नीमच, आसपास के बच्चे तो आते ही हैं, बांसवाड़ा, भिलवाड़ा, डूंगरपुर के, दूसरे स्टेट्स के बच्चे भी आना चालू हो गए, बॉम्बे से बच्चे आ रहे हैं, कैलकाटा के 3-4 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यही ख्वाब है कि अपने उदयपुर को, झीलों की नगरी को पूरे देश के मानचित्र में कॉमर्स नगरी के रूप में ख्याति मिले। जी, झीलों की नगरी के साथ साथ, पर्यटन नगरी के साथ साथ अब कॉमर्स नगरी भी कही जाने वाली। इच्छा है, देखिए, और कोशिश भी करेंगे इसके लिए। जी जी। इतना बड़ा साम्राज्य चलाते हुए भी परिवार को समय देना
कैसे मैनेज करते हैं और क्या परिवार ही आपकी असली ऊर्जा का सोर्स है? देखिए, मुझे परिवार से हमेशा बहुत सपोर्ट मिला है। मेरे तीनों भाई सौरभ बड़ाला, निशान बड़ाला और आदित्य बड़ाला, मतलब ये समझ लीजिए मेरे तीनों पिलर्स हैं। मतलब जहां भी कुछ भी अगर मैंने इनको कह दिया भैया हो जाएगा, तो वो जब सपोर्ट आपको अपनी फैमिली से मिलता है। मेरी वाइफ, सगे भाई हैं? दो मेरे कजन है और एक मेरा रियल भाई है, अच्छा। तो वो सब सगे ही हैं अब तो। हाँ। और मेरी वाइफ हमेशा, मतलब जो साइलेंट सपोर्ट उसका मिलता है कि आज मैं घर को रात को 12 बजे 1 बजे भी घर पे जा रहा हूँ और सुबह 5 बजे भी घर से निकाल रहा हूँ, तो कभी शिकन नहीं होगी। तो वो जो साइलेंट उसका सपोर्ट है, निश्चित रूप से प्रियंका बहुत काफी मुझे मदद मिलती है। उसने मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरी मम्मी, मेरी चाची जी और सभी लोग, मेरे पार्थवी, प्रियंका, प्रेरणा, नेहा, सबके नाम लेना चाहूंगा यहाँ, क्योंकि इन सब ने बहुत सपोर्ट किया। इसके अलावा मेरी जो पूरी फैकल्टी टीम है, मतलब मुझे ये कभी ये लगा ही नहीं कि ये लोग मेरे घर के मेंबर्स, हमेशा यही लगा। मतलब 24/7 आप सिर्फ उन्हें काम बोलो और जिस तत्परता के साथ, जिस आत्मीयता के साथ और अपनेपन से जो वो काम करते हैं। एक तो होता है कि बॉस ने ऑर्डर दिया इसलिए करना है, और एक नहीं यार, बड़े भैया ने बोला है और इनका थॉट है तो सही होगा और करना है। वो आत्मीयता से जब वो काम किया जाता है तो काम करने का मजा ही अलग है। मतलब हमारे बड़ाला पे एनवायरनमेंट बहुत, टचवुड, बहुत बहुत अच्छा है जी। अच्छा, 25 साल आपको हो गए पढ़ाते पढ़ाते, कोई एक ऐसा बच्चा जो आज भी आपके दिलो दिमाग में उसकी याद एकदम ताजा हो, मतलब वो आपको लगता है कि यार अगला राहुल बड़ाला बन सकता है? मैं इसमें स्पेसिफिकली किसी बच्चे का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, वो बाकी बच्चों के साथ इनजस्टिस हो जाएगी, पर मेरे सभी बच्चे मेरे को बहुत 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 प्यारे हैं। और क्या जब मतलब, भी, चलो नाम मत लो, कोई एक ऐसा बच्चा निकला आज तक आपके यहाँ से जो आपको बहुत लगता निकले, है? बहुत निकले, और उनको देख के इतना प्राउड होता है कि यार इनको अपन ने तैयार किया, तो मतलब बहुत बहुत प्राउड होता है। अरे तो बोल देना, वो भी कम से कम हाँ, अपनी नहीं, इंस्टाग्राम रील पे लगा देंगे। ऐसे एक नहीं, अनगिनत बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जी। मतलब देख के ऐसा लगता है कि यार ये लोग तो अपने से भी ऊपर बहुत अच्छा कर रहे हैं और पूरे देश का नाम, मतलब हमारे बच्चे मल्टीनेशनल कंपनी में, सीएनबीसी में काम कर रहे हैं बच्चे। मतलब अभी इंडिया के हर हर कॉर्नर में हमारे बच्चे फैल चुके हैं। जी। अगर कोई बच्चा आज कॉमर्स चुन रहा है जी, वो उसका सपना सीए बनना है, तो आप उसे सिर्फ एक लाइन में जिंदगी बदलने वाली क्या सलाह देंगे? जो नहीं हो सकता है वही तो करना है। तो जब भी आप सीए फील्ड में घुसोगे, आपको इनिशियली बहुत डिमोटिवेशन मिलेगा, बहुत लोग आपको नेगेटिव वाइब्स देंगे कि सीए बहुत टफ कोर्स है, यहाँ का रिजल्ट 1% 2% रहता है। बहुत भ्रांतियां हैं सीए को लेकर। सीए में कभी 1-2% रिजल्ट तो रहता ही नहीं है। सीए का एवरेज रिजल्ट 30-35% रहता है। कोर्स टफ है, पर मैं हमेशा एक बात बोलूंगा, टफ है इसीलिए तो वैल्यू है। अगर इजी कोर्स होता तो फिर हर कोई कोर्स उसको बीकॉम होता तो कोई भी कर लेता है। एग्जैक्टली। तो कोर्स डिफिकल्ट है, पर अगर आप 11वीं से उसकी तैयारी करना चालू कर दो, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स आपके 11th या 12th क्लास में डेवलप होते हैं, उसके बाद आगे का प्रोफेशनल फील्ड आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। जी। उदयपुर की शिक्षा जगत में किन किन बदलाव की आवश्यकता है राहुल बड़ाला जी की नजर में? मुझे लगता है उदयपुर एजुकेशन में काफी अच्छा कर रहा है, और हमारी सिटी कंपैरेटिवली दूसरी सिटी से बहुत बहुत अच्छा कर रही है। फिर भी स्टेप्स तो हमेशा अपन उठा ही सकते हैं। अगर कोई एक मंच हो जिस पर हम सारे एजुकेशनिस्ट एक साथ बैठ के कोई भी हमारे सिटी से रिलेटेड एजुकेशन के मुद्दों को अगर डिस्कस कर पाए, तो नथिंग लाइक इट। अभी हमने कोशिश भी करी है, बीसीआई की फॉर्म में एक बीसीआई एजुकेशन करके हमने एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम भी करी है। कोशिश करी है कि सारे एजुकेशनिस्ट अगर एक साथ एक छत के नीचे आकर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, तो उनका ज्यादा अच्छा हम आउटपुट निकाल पाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी सोच है आपकी सर। जी। एक सुझाव आज आपको देना है जी। आज, एक ऐसा सुझाव जो आप यूनिवर्सिटी की वीसी मैडम को देना चाहें कि बच्चा को आपकी कोचिंग पर आने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी फैकल्टी भी हो सकती है यूनिवर्सिटी के पास जी, पर वो क्या नहीं दे पा रहे हैं कि बच्चा सिर्फ राहुल सर से ही पढ़ना चाहता है। राहुल सर में ऐसी क्या चीज है, आज चैनल के माध्यम से बताएं सर। देखिए मयूर जी, मैं अपनी फैकल्टी को भी एक बात कहता हूं, जब तक पढ़ा रहे हो दिल से तब तक पढ़ाना। जिस दिन पढ़ाने का मन खत्म हो जाए, जब वो दिल आपका पढ़ाने में न लगे, आपको क्लास में जाना बर्डन लगे, ऑब्लिगेशन लगे, लाइबिलिटी लगे, उस दिन पढ़ाना छोड़ देना। तनख्वाह मैं उसके बाद भी देता रहूंगा, पर बच्चों के साथ इनजस्टिस मत करना। अच्छा। और शायद यही वो गैप है जो आज हमारे इंस्टीट्यूट और शायद कॉलेज एजुकेशन में हो रहा हो। आज जब तक आप
दिल से नहीं पढ़ाओगे, अपने मन से नहीं पढ़ाओगे। आज जब मैं सुबह घर से निकलता हूं तो मैं ये थॉट प्रोसेस के साथ निकलता हूं कि आज मेरे को इतने बैचेस लेने, और आज मेरी क्लास के बाद हर चेहरे पे, बच्चे के चेहरे पर वो खुशी दिखनी चाहिए, वो सेटिस्फेक्शन दिखना चाहिए। आज मैं सर की क्लास में बैठा, मैंने कुछ गेन किया, मेरे को जेन्युइनली मेरा डेवलपमेंट हुआ, मुझे आज से पहले नहीं आता था वो भी आया, मेरा कुछ एड ऑन हुआ। तो जब वो सेटिस्फेक्शन के साथ अपन पढ़ाते हैं क्लास में, वो थॉट प्रोसेस के साथ पढ़ाते हैं, तो पढ़ाई दिल से निकलती है, और जो चीज दिल से निकलती है हमेशा वो दूसरे के दिल तक पहुंचती है। तो शायद ये गैप एक हो। मैंने आपको अभी पहले भी बोला था मयूर जी, डिग्री इतना मैटर नहीं करती, डिग्री आप 100 डिग्री लेके बैठ जाओ, पर अगर आपको वो नॉलेज उस अल्टीमेट पर्सन तक, बच्चे तक पहुंचाना नहीं आ रहा है, और आप दिल से वो चीज नहीं कर रहे हो, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, तो वो उसके पास कभी नहीं पहुंचेगा। जी, तो मतलब दिल का प्रयोग होना चाहिए, पुस्तकों से ज्यादा दिल का। मन से पढ़ाओ, दिल से पढ़ाओ, खुशी हो रही है तो ही पढ़ाओ, ऑब्लिगेशन लेके, लाइबिलिटी लेके मत पढ़ो। पैसा सेकेंडरी आउटपुट है, वो एक बाय प्रोडक्ट है, वो मिले नहीं मिले वो हमेशा मिलेगा। देखिए, अगर आप दिल से काम करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको फाइनेंशियली कहीं कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि हम भी अब 150-200 का स्टाफ लेके बैठे हैं और सब कुछ बहुत आराम से और बहुत नॉर्मल तरीके से चल रहा है। मतलब मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। एग्जैक्टली। चलो एक रैपिड फायर अपन करते हैं, रैपिड फायर क्वेश्चन है और उसका बहुत सटीक जवाब आपको देना है। स्टूडेंट को ज्यादा डर लगता है सीए के रिजल्ट से या बड़ाला सर की क्लास टेस्ट से? सीए के रिजल्ट से। अगर बड़ाला क्लासेस ना होती तो आप कहाँ होते? सीए फर्म में नौकरी या पिताजी के कपड़ों का धंधा? मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ होता, शायद सीए फर्म में प्रैक्टिस, या तो मैं खुद की प्रैक्टिस डेवलप कर चुका होता जी, ज्यादा चांसेस तो उसी के मैं प्रैक्टिस कर रहा होता। सोजोता क्लासेस यादों में या सिर्फ इतिहास? नहीं, यादों में। आज भी बहुत, मेरे लिए सौजित्य क्लासेस और बड़ाला क्लासेस एक ही है। जी। राहुल जी बड़ाला का उदयपुर में फेवरेट नेता कौन? पारस जी सिंघवी या ताराचंद जी जैन? पारस अंकल मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और ताराचंद जी जैन का भी मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, और उन्होंने जो उदयपुर में काम किया तारीफ काबिल है। पर पारस अंकल जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब जिस तरह से वो लोगों को, जिस आत्मीयता के साथ और जिस तरह से वो लोगों को हेल्प करते हैं, और मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है, और मैं उनकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द ही कम पड़ जाएंगे अगर मैं बोलना चाहूंगा तो। जी। अच्छा, फेवरेट हीरो कौन? शाहरुख खान या सलमान खान? मैं मूवीज नहीं देखता इतनी, फिर भी शाहरुख खान से मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि जिस तरह से बहुत अलग अलग तरीके से उसने भी बहुत मुश्किलों से अपना करियर बनाया, बिल्कुल जीरो लेवल से करियर बनाया। तो और बीच में उसको बहुत सारी रिलीजन की वजह से, दूसरी वजह से, XYZ वजह से उसे बहुत ट्रोल भी किया जाता है, उसके बावजूद बड़ी पॉजिटिविटी के साथ वो हर बार वापस खड़ा हुआ और अपने आप को एस्टैब्लिश करा। तो उससे मुझे काफी सीखने को मिला। हमें तो लगा शाहरुख खान इसलिए फेवरेट है क्योंकि अधिकांश पिक्चर में शाहरुख खान का नाम भी राहुल होता है और उसका भी चेहरा आपके जैसा ही नूरानी। चलिए, अब अंतिम सवाल है, आपका सबसे बड़ा राजदार कौन? प्रियंका जी बड़ाला या सौरभ जी बड़ाला? ऐसे कोई राज है ही नहीं, खुली किताब है जिंदगी तो। फिर भी मेरे दो बहुत ही क्लोज, मेरा भाई निशांत और रामेश्वर, दो काफी क्लोज हैं। सौरभ से भी मेरी काफी प्रोफेशनल बातें होती है, प्रियंका से मेरी घर की बातें होती है। तो मेरी जो कुछ मेरे दो, निशांत और रामेश्वर, काफी हद तक मेरे को, हमारा होमवर्क थोड़ा कमजोर रहा है। नहीं। चलिए सर, आज एक रिक्वेस्ट है आपसे जी, कि बच्चों ने आपको पढ़ाते हुए भी देखा जी, आपका सामाजिक काम जो काम करते हैं वो भी देखा है सबने जी। आज सर राहुल बड़ाला सर में ऐसी क्या एक्स्ट्रा खूबी है? क्या राहुल बड़ाला सर अच्छा गाना गाते हैं? क्या राहुल बड़ाला सर कोई फिल्म का डायलॉग बोल सकते हैं? मैं तो कुछ आज अपने बच्चों के लिए मैं कुछ भी अच्छा नहीं करता हूँ पढ़ाने के अलावा। मैं क्रिकेट जरूर खेलता था और मैं स्टेट लेवल तक खेला हूँ, तो मुझे स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं पक्का आपको वो टैलेंट जरूर यहाँ दिखाता। पर गाने वाने में तो बच्चों को एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू हैं थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल खुशी। अगर कभी समय खराब चल रहा है तो ध्यान रखना वो समय बदलेगा जरूर, अच्छा है तो भी बदलेगा और बुरा है तो भी बदलेगा। जी, तुम्हारे साथ थे राहुल जी बड़ाला, जिन्होंने आज दिल खोलकर अपनी बात यहाँ पर रखी। और वाकई में अगर शैक्षणिक युग में क्रांति लाने का जनक इन्हें कहा जाता है तो इनकी सोच इन्होंने आज बताई है। आप भी एपिसोड जरूर देखिएगा और
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि राहुल सर की बात आपको कैसी लगी। और अंत में जो गाना इन्होंने गाया था, हालांकि सुर और ताल नहीं थे पर गाना गाने का प्रयास जरूर किया था। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।